ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हाइड्रोजन पढ़ने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई है। पेपर से पहले पहले आपका ऑलमोस्ट हाइड्रोजन हम आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? पता ही होगा, H। अब तो 9th में आ गए हो, अब तो पता ही होगा। एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का? 1। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? गलत, प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और आ भी सकता है। ठीक है, H पॉजिटिव बन जाएगा। अगर H पॉजिटिव बन गया तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर वही रहेगा। तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने इसके बारे में बात करी। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने इसका एक एलिमेंट्री कैरेक्टर डिफाइन करा कि ये एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन अपने आप में एक एलिमेंट है, इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, कंबाइंड स्टेट में भी कर सकता है, बट एलिमेंट है। और एलिमेंट वो होते हैं जिनसे मिलके दुनिया बनी है, कंपाउंड्स बने हैं, बाकी चीज़ें बनी हैं। ठीक, तो एलिमेंट्री कैरेक्टर पहली बार जिसने बात करी दैट वाज रॉबर्ट बॉयल। बहुत पुरानी बात है, 300 साल से भी पहले की बात है। तो रॉबर्ट बॉयल ने ये इसका एलिमेंट्री कैरेक्टर इस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, ग्रीक्स में हाइड्रो को वाटर बोलते हैं और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो जो पानी बनाएगा वो हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब पानी, और जो पानी बनाए वो हाइड्रोजन। ठीक है, हिस्ट्री देखते हैं। हेनरी कैवेंडिश ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। इन्होंने हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करी। ठीक, तो पहली बार इन्होंने हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस करी तो इन्होंने रिएक्शन कराई एक मेटल की एक एसिड के साथ। मेटल और एसिड ने जब रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। और मेटल कौन सा लिया इन्होंने? आयरन। ठीक है, जब ये गैस प्रोड्यूस हुई तो देखा गया कि ये एक इन्फ्लेमेबल गैस है, मतलब इस गैस को जलाया जा सकता है या ये जल सकती है। ठीक, तो जो कि इन्फ्लेमेबल गैस हो जाती है आपकी, वो ऐसी होती है जिसको आप जला सकते हो। और वो ऐसी गैस होती है जिसमें आप ऑक्सीजन कंबाइन कर सकते हो, जैसे पानी है। ठीक, तो वाटर जो है क्या ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है? हाँ, वाटर जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है। और जो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है इसका मतलब वो बर्न हो रहा है, वो जल रहा है। तो हाइड्रोजन वॉज इन्फ्लेमेबल। हेनरी कैवेंडिश तक हाइड्रोजन का कोई नाम नहीं रखा गया था, इसको इन्फ्लेमेबल एयर बोला जाता था। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के बाद लेवोजियर ने पहली बार हाइड्रोजन को नाम दिया हाइड्रोजन। और नाम कहाँ से आता है पता है हम सबको। हाइड्रो मतलब पानी और जन मतलब प्रोड्यूस करने वाला। जो पानी को प्रोड्यूस करे वो हाइड्रोजन। तो एक ऐसी गैस जिसको हम जलाते थे तो पानी मिल जाता था, तो वो थी हाइड्रोजन। ठीक है, दैट वाज अमेजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है, एक एटम। लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे, हाइड्रोजन गैस, तो उसका होता है मॉलिक्यूल। ठीक, मॉलिक्यूल और एटम में फ़र्क तो आपको पता ही होगा। इस स्टेज तक आप आ गए हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फ़र्क पता होगा। एटम है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या है? मॉलिक्यूल में दो एटम है। कैसे? एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और दूसरे का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? पास पास आ जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन के दो आइटम, तो बन जाता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस में ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, आइटम्स नहीं पाए जाते हैं। आइटम्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, तो जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो एक मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, ओके। देखिए, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं, तो इसको बोला जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन भी यही तो करता है ना। ऑक्सीजन भी ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है O2 का जो डाई एटॉमिक होता है। ठीक, कोई एग्जांपल बता सकते हो डाई एटॉमिक से भी बड़े मॉलिक्यूल्स का? ओजोन एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर ऑक्सीजन जो है वो ट्राई एटॉमिक है। और कोई एग्जांपल? फॉस्फोरस में P4 आ जाएगा, सल्फर में S8 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन ये शो करता है? सबसे ज़्यादा शो करता है सल्फर। सल्फर जो, हाँ, सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में S8, और उसका शेप कैसा होता है? क्राउन शेप। ठीक है, क्राउन शेप होता है सल्फर का। खैर, अभी हाइड्रोजन तक रहते हैं, अपने डिस्कशन को रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही हल्का है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसका वेट बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो अगर हाइड्रोजन गैस होगी तो वो जो है वो एयर से बहुत हल्की होगी, और वो क्या होगी? वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चली जाएगी। और जब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चली जाएगी तो अगर एटमॉस्फेयर में कहीं भी हाइड्रोजन रिलीज होता है तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक, मतलब एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर के पास चला जाएगा। ठीक है, बट हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में पाया जाता है फ्री स्टेट में, और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वॉल्केनिक गैसेस।
जब वोल्केनिक गैसेस इमर्ज होती हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है, बट बहुत हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है। बाकी हाइड्रोजन गैस मतलब H2 की फॉर्म में तो यहाँ से निकल रहा है, बाकी हाइड्रोजन कई सारे और एटम्स के साथ कंपाउंड बनाता है, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता है, मतलब किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो कंबाइंड फॉर्म, जब ये कंबाइंड फॉर्म में होता है तो नेचर में बहुत जगह पे पाया जाता है, ठीक है। सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ और डायटोमिक के एग्जांपल्स देख लेते हैं। O2, Cl2, Br2, N2 ये गैसेस हैं। डायटोमिक का मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अगर हम फ्री स्टेट में देखें, फ्री स्टेट का मतलब ये है H2 की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन जो है बाई मास वो अर्थ में कितना पाया जाता है, 9th नंबर पे है, अर्थ क्रस्ट के 9th नंबर पर आता है। बाकी सारे एलिमेंट्स भी आते हैं, अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन जो आता है वो 9th नंबर पे आता है, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है, वाटर में जो हाइड्रोजन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे होते हैं। अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ आप 0.75 पे देख लीजिएगा, या जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बात आएगी वहाँ मैं खुद स्लो हो जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि पेपर आने वाला है तो मैं थोड़ा सा जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे आने वाले हैं उन्हें कवर करना, ठीक है। तो H2 की फॉर्म में पाया जाता है इस तरीके से। तो ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ऐसे वाटर के कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर वाटर बना रहे होंगे, ठीक। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl गैस बना रहा है, ठीक, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ये HCl गैस होती है और इसी गैस को जब आप वाटर में पास कर देते हो, किसमें, पानी में, वाटर में पास कर देते हो तो यही गैस जो होती है वो पानी में घुल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। और जब डिज़ोल्व हो रही होती है तो ऐसे डिज़ोल्व होती है कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस बन जाते हैं, मतलब ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही HCl गैस अगर ड्राई है तो कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी, लेकिन यही HCl गैस अगर मॉइस्ट है या पानी के साथ है तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी, मतलब H+ आयन लूज करेगी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन किस में है, ये हाइड्रोजन है कंबाइंड फॉर्म में। और भी हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं चार चीज़ें ज़्यादातर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो हम लोग गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। जो सिगरेट वाला लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है। जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें भी नेचुरल गैस और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये नेचर में पाए जाते हैं पर कंबाइंड फॉर्म में। हमारी जो बॉडी है उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, DNA, RNA, वहाँ पर भी हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जो कि कंबाइन करते हैं कार्बन के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा MCQ देख लेते हैं कि हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। क्या हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन को मिसाइल में यूज़ करते हैं, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मिसाइल में हाइड्रोजन यूज़ करा जाता है। इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का बहुत यूज़ होता है, तो मतलब हर जगह हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है आपको ऐसी गाड़ियाँ मिले जहाँ पर हाइड्रोजन आप एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हो। तो हाइड्रोजन जो फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट का मतलब ये है H और H ऐसे बॉन्ड बना रखे हो, मतलब H2। तो हाइड्रोजन फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है, फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जहाँ मिलता है वो होती है वोल्केनिक गैसेस, और वहाँ से हाइड्रोजन इतना हल्का होता है कि वो उड़ता 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 ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से मैं थोड़ा स्लो होने वाला हूँ, और वो है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन और कुछ उनके जनरल मैथड्स, ठीक है। स्टार्ट करें। आप क्या करो, एक सोडियम मेटल ले लो। सोडियम मेटल तो पता है ना, सोडियम मेटल वो होते हैं जो नाइफ से काटो तो कट जाए, जैसे लिथियम है या सोडियम है या पोटेशियम है। इनको पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं, एक ग्रुप में रखे गए, और इस ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स जो बेस बनाते हैं, बेस का मतलब होता है OH- वाला कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NaOH, जैसे KOH, ठीक, जैसे LiOH। तो इस टाइप के ये कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक। ये जो कंपाउंड बन रहे हैं इसमें क्या होता है कि वाटर के अंदर OH- का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जब इन कंपाउंड्स को हम डिसॉल्व करते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। तो ये इस सॉल्यूशन को एक बेसिक कैरेक्टर देता है, जहाँ पर OH- आ गया वो बेस, और जहाँ पर H पॉजिटिव आ गया वो एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई सर। अब करना क्या है वो देख लो। करना ये है हमें कि सोडियम के टुकड़े को लो, सोडियम मेटल लिया और उसको पानी में डालो, और देखो क्या हो रहा है। सोडियम के मेटल के टुकड़े को लिया और पानी में डाला तो क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा और एक गैस लिबरेट होगी, और जो गैस लिबरेट होगी वो होगी
जो गैस लिबरेट, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। जो गैस लिबरेट होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन ऐसे होती है कि सोडियम का मेटल का टुकड़ा जब हम पानी में डालते हैं H2O में, तो वो क्या करता है, जैसे सोडियम मेटल है और जब हमने इसको पानी में डाला H2O में, तो आप ये तो मानते हो, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ऑलरेडी शिफ्ट करे रहता है। ठीक, तो ऑक्सीजन पे आ जाता है बहुत सारा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सोडियम जो है वो जाता है इस बॉन्ड को तोड़ता है, जो O और H का बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ से बनता है OH माइनस, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। और Na प्लस इसलिए बनता है क्योंकि Na जो है, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बनाता है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, ये जो हाइड्रोजन टूट के निकला था ना H पॉजिटिव की फॉर्म में, वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है हाइड्रोजन का एक आइटम या फिर हाइड्रोजन का एक रेडिकल। जब हाइड्रोजन के ऐसे दो रेडिकल बन जाते हैं तो वो आपस में कंबाइन करके बना लेते हैं H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन की गैस। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर से H पॉजिटिव निकलेगा पानी में से, और H पॉजिटिव जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और H2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन में बच जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो सॉल्यूशन में घुला रहेगा, मतलब डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, तो ये अल्कली मेटल जैसा NaOH शो कर रहा था, सिमिलरली हमें बाकी अल्कली मेटल्स में भी यही चीज़ देखने को मिली। ठीक, जैसे कि जब हमने पोटेशियम को डाला तो पोटेशियम को डालने के बाद भी, ठीक है, यही चीज़ मिली। पर जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम पानी को लेते हैं कोल्ड वाटर या फिर नॉर्मल, हम इसको गर्म पानी यूज़ नहीं करते हैं या फिर स्टीम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। और जैसे जैसे आप देख रहे हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे जैसे हम अल्कली मेटल्स को डालते जाएंगे, जैसे हमने लिथियम को डाला तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई, Na को डाला और एक्सोथर्मिक हुई, और जब हमने पोटेशियम को डाला तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, बहुत फास्ट हो गई। ठीक है, अगर और उसके नीचे रुबिडियम ले लोगे तो और फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो ले दे के हो क्या रहा है फाइनली कि ये पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, अपना अल्कली बना रहे हैं, मतलब NaOH, KOH, LiOH, और क्या निकल रहा है, जो निकल रही है वो है हाइड्रोजन की गैस। ये हाइड्रोजन बनाने का एक जनरल मेथड है। ठीक, अभी हम अल्कली एक्टिविटी सीरीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल मेथड्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात आगे करेंगे हम। ठीक है, आओ कुछ और मेथड देख लें हाइड्रोजन बनाने के। अब समझो बात को, ये एक एक्टिविटी मेटल सीरीज़ है। एक्टिविटी मेटल सीरीज़ इसलिए बनाई गई थी कि हमें ये देखना है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। मेटल क्या करते हैं, मेटल अपने कटायन बनाते हैं, तो कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, इसका मतलब कौन सा मेटल जल्दी अपने कटायन बना लेगा। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव थे वो तो एल्कली मेटल, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तो वो सबसे जल्दी अपने कटायन बना लेंगे, और कटायन बनाने के लिए करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है। ठीक है, तो लिथियम बहुत आसानी से अपना कटायन बना लेगा, सोडियम बना लेगा, ठीक, पोटेशियम बना लेगा, तो ये तो मेटल बहुत रिएक्टिव हो गए। लेकिन इसके बाद कौन से मेटल आते थे, अल्कलाइन मेटल। ठीक, अल्कलाइन मेटल जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। तो उसमें हमने ये देखा कि सिर्फ कैल्शियम ऐसा है जिसको आप कोल्ड वाटर में भी डालोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बाकी मेटल्स डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे। फिर बहुत सारे डी ब्लॉक के मेटल्स आ गए, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। ठीक है, तो इनको देखा गया कि ये भी डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप आयरन का टुकड़ा लेके आओ और उसको पानी में डालो, कुछ नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक, पर आप सोडियम का टुकड़ा लेके आओगे, पानी में डालोगे, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो कुछ मेटल डिज़ोल्व हो रहे थे, कुछ मेटल डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे। तो कुछ मेटल रिएक्टिव थे, कुछ मेटल रिएक्टिव नहीं थे। ठीक, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी की एक सीरीज़ बनाई गई कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर रखा गया, जो कम रिएक्टिव है उसको नीचे। रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि ये अपना कटायन बनाना चाहते हैं। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा चाहता है अपना कटायन बनाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिंक रखा हुआ है मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में, और कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे रखा हुआ है। ठीक, तो जिंक और कॉपर अगर दो मेटल हैं, ठीक है, तो इन दो मेटल में दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है। ठीक, जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया आपने CuSO4 का, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर के आयंस होते हैं उसके अंदर और कॉपर के आयंस होते हैं ब्लू कलर के, तो वो सॉल्यूशन भी होता है ब्लू कलर का। ठीक, अब जब आप उसमें जिंक की रॉड डाल देते हो तो क्या होता है, आप जब उसमें जिंक की रॉड डाल देते हो तो जिंक क्या करता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जो है वो अपनी कटायनिक फॉर्म में जाना चाहेगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कटायन बनाना चाहेगा, जो कम रिएक्टिव है वो कटायन बनाना नहीं चाहेगा, वो अपनी सॉलिड स्टेट में रहना चाहेगा। हाँ, ठीक है,
तो Zn 2 पॉजिटिव बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव गेन कर लेगा, ठीक है, और कॉपर बन जाएगा अपना सॉलिड। जब आप इस रॉड को डिप करोगे तो कुछ समय के बाद आप ये देखोगे कि जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा। ब्लू कलर इसलिए फेड हो जाएगा क्योंकि कॉपर प्लस प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो जाएगी, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, और कॉपर के छोटे छोटे डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे यहाँ कहीं नीचे पड़े हुए, हो सकता है रॉड पे चिपके हुए भी मिल जाए, ठीक है। तो वो जो कॉपर के आपको डिपॉजिट छोटे छोटे पड़े हुए मिलेंगे वो इसलिए क्योंकि कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और कॉपर सॉलिड बन गया, सॉल्यूशन में कॉपर नहीं बचा, सॉल्यूशन में आ गया Zn++। और जिंक जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, इसलिए सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू ना होके फेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसलिए हो रही थी क्योंकि मेटल कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं एक्टिव है इसका हमें अंदाज़ा चल गया था, ठीक। अब यहाँ पर हमने ये जान लिया है कि कुछ हमारे मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि यहाँ तक मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद की जो सीरीज़ है हमारी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक। इतने कम होते हैं कि पानी में डालने से ये नहीं घुलते हैं, पानी में डालने से इनका सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, अब हम स्टीम पास कराएंगे, और स्टीम पास कराने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि रुई जो है उसको पानी में भिगो, और रुई को पानी में भिगो लो, कॉटन को पानी में तुमने डिप कर लिया, उसके बाद जाके यहाँ कॉटन को रख दो, इस ट्यूब में तुमने कॉटन को रख दिया, इस बर्नर से बर्न करोगे तो ये जो कॉटन है इसमें पानी है तो मॉइस्चर बनेगा, स्टीम बनेगी, तो वो स्टीम जो है इस पूरे में फैल जाएगी, ठीक, स्टीम पूरे में फैल जाएगी। अब यहाँ पर रख दो तुम कोई मेटल का टुकड़ा, कौन से वाले मेटल जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहे थे, आयरन रख दो, जिंक रख दो, मैग्नीशियम रख दो, ठीक है, तुमने मेटल का टुकड़ा रखा। अब ये जो मेटल का टुकड़ा है, मेटल का जो पीस है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत रिएक्टिव तो होगा ही, इस रिएक्टिविटी सीरीज में आता है कहीं पर, तो ये स्टीम से रिएक्ट करेगा, मतलब वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, वाटर से नहीं करेगा, वाटर वेपर से करेगा, वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। रिएक्शन आगे बढ़ेगी और जो लिबरेट करेगा वो होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट हो जाएगी और हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करके हाइड्रोजन कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्यों कर रहे हैं? अगर गैस बहुत हल्की है तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, तब भी पूरे में हाइड्रोजन भर जाती, एयर नीचे आ जाती, बट हमने ये पता है कि हाइड्रोजन जो है वो इन्फ्लेमेबल है, उसमें आग लग सकती है, तो एयर के साथ रिएक्शन हो सकती है, चांसेस हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर के साथ करेंगे। दूसरा ये कि जो हाइड्रोजन गैस है ये वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, तो इनसॉल्युबल है तो इसे आराम से कर लो, ठीक है। तो हमने स्टीम से देखा कि स्टीम से हमने मेटल्स का इस्तेमाल करके, कौन से मेटल जो थोड़े से लेस रिएक्टिव थे, जो ज़्यादा रिएक्टिव थे उन्हें डायरेक्टली हमने वाटर में डाल दिया था, जो कम रिएक्टिव थे उनको स्टीम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं बहुत अच्छा, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के टुकड़े को आपने रखा और कॉटन रख दी, भीगी हुई वाटर सोक्ड कॉटन रख दी, फिर यहाँ पर आपने बर्नर से बर्न किया, इधर भी बर्न किया, इधर भी बर्न किया, मेटल भी हीट हो गया, कॉटन में से स्टीम निकल रही है, अब वो स्टीम इसके साथ रिएक्ट करेगी, तो रिएक्शन कैसे होगी वो देखो। मैग्नीशियम की जब वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक। ऑक्साइड क्यों बन रहा है? यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता जैसे सोडियम के पोटेशियम के केस में था, तो यहाँ पर बनता आपका, अगर इसको आप पानी में डालते तो बनता KOH, इसको पानी में डालते तो बनता NaOH, ठीक, इसको पानी में डालते तो बनता CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम है, कम रिएक्टिव है, अब यहाँ पर सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है तो इसका OH नहीं बनेगा, इसका बनेगा ऑक्साइड, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन कम है, ठीक। वो सिर्फ स्टीम क्या कर पाएगी, इसका ऑक्सीडेशन कर रही है, किसका? मैग्नीशियम का। द सेम गोज विद जिंक, एल्यूमिनियम के साथ भी सेम होगा और आयरन के साथ भी सेम होगा। इन चारों का स्टीम जो है वो ऑक्सीडेशन करेगी और ऑक्सीडेशन करके इनके ऑक्साइड्स बना लेगी, ठीक। जैसे हाँ जी सर, अगर यहाँ पर पानी होता तो फिर इसका हाइड्रोक्साइड हो जाता। अब यही मेटल का टुकड़ा, नहीं पानी होता तो रिएक्शन ही नहीं होती, रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें स्टीम से रिएक्शन करानी पड़ी, या तो बहुत हॉट वाटर होता, बहुत हॉट वाटर होता तब रिएक्शन होती, पानी होता तो नॉर्मली पानी से सिर्फ ऊपर वाले 3 रिएक्शन करते, ये लोग रिएक्शन ही नहीं करते, तो इनकी स्टीम से रिएक्शन कराई, इनका बन गया ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड को जब तुम पानी में डालोगे, जैसे ही तुम इस ऑक्साइड को पानी में डालोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो इसका क्या बन सकता है? इसका बन सकता है हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक। जिंक को डालोगे तो जिंक का बन सकता है हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा कि तुम उसे हीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिएक्शन करानी पड़ेगी तुम्हें इनकी, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो यहाँ तक हमने कहानी समझी, अभी कहानी और आगे बढ़ेगी और मज़ा आने वाला है। तो जिंक हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया, इनके ऑक्साइड बनेंगे, तो याद रखना कि स्टीम के साथ इनके
ऑक्साइड बनते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनते हैं। ठीक है। आयरन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आयरन को जब तुमने डाला यहाँ पर और आयरन में वही स्टीम पास कराई, कॉटन वूल रखा जहाँ पे पानी से भीगा हुआ, स्टीम पास हो रही है, तब आयरन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तब आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा। और आयरन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, प्लीज़ याद रखना इसको। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि Fe3O4 बनेगा, लिख देते हैं बड़ा बड़ा Fe3O4। इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। अगर कभी आगे चल के तुम 10th में पढ़ोगे, या हो सकता है अभी तुमने जान लिया हो कुछ लोगों ने, इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। ठीक, ये पैरामैग्नेटिक होता है। पता कैसे चला कि Fe3O4 बना है? एक्चुअल में जंक जैसा कुछ बचा था यहाँ पे, जंक जैसा कुछ बचा था यहाँ पे, उसको मैग्नेट लगाई तो वो मैग्नेट से चिपक के ऊपर आ गया। तब हमने अंदाज़ा लगा कि अच्छा आयरन का वो वाला ऑक्साइड है जो मैग्नेटिक होता है। और आयरन का कौन सा ऑक्साइड मैग्नेटिक होता है? Fe3O4। ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होल नंबर में नहीं आएगी। ठीक, इसकी हाँ, क्योंकि ये मिक्स ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिक नेचर शो करेगा। और ये हमें पता चला जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इसमें Fe3O4 बन रहा है। तो कौन कौन से ऑक्साइड बन रहे थे? मैग्नीशियम का बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे पता? क्योंकि मैग्नीशियम पे आता है 2 पॉजिटिव का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव का, तो बन जाएगा MgO। सेम गोज विद जिंक, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो बन जाएगा ZnO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये तो याद रहेंगे ना। ठीक, मैग्नीशियम और जिंक। एल्यूमिनियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे होता है ना, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इसके भी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आउटर मोस्ट वाले तो बनाएगा Al3 पॉजिटिव। अब यही Al3 पॉजिटिव का चार्ज है इसके ऊपर, और ऑक्सीजन पे चार्ज है 2 नेगेटिव का। ठीक, अब होल नंबर रेशियो में इसको बराबर करना है तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 6 आ गया। अब इसी 6 से 3 को डिवाइड करो तो एल्यूमिनियम आ गया 2 और ऑक्सीजन आ गया 3। ठीक, चाहो तो वो क्रिस क्रॉस के हिसाब से भी सोच सकते हो, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगे। ठीक, Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और आयरन का ऑक्साइड यहाँ पे कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, तो प्लीज़ बच्चों ध्यान रखो इस चीज़ का कि जो आयरन का ऑक्साइड है आपका दैट इज़ Fe3O4। ठीक, यहाँ तक कहानी आपके समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फिर से आते हैं क्योंकि अब हम लैब प्रिपरेशन पे आने वाले हैं। अब हम लैब प्रिपरेशन पे आएंगे। ये तो तुम्हें एक बेसिक ग्लिम्स दिया हमने। ठीक, अब स्टार्ट होने वाला है सही से पढ़ाई। ठीक, थिसल फनल पता है ना क्या होता है? थिसल फनल वो होता है लैब में, एक लैब में बेसिकली फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क में ऐसा करते हैं कि एक ट्यूब से हम कुछ डालें, दूसरी ट्यूब से कुछ निकल जाए। ठीक, उसके अलावा थिसल फनल लेते हैं कि हमें धीरे धीरे अगर कोई एसिड मिक्स करना है या कुछ बेस मिलाना है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो हम थिसल फनल का यूज़ कर लेते हैं। इसमें किया क्या जा रहा है? इसमें जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्स, मतलब जिंक के ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्स, जैसे कि गेहूं के दाने के बराबर या उससे भी छोटे, जो सरसों का दाना होता है उससे भी छोटे, तो जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्स जो हैं यहाँ पर हमने डिप कर दिया, पानी डाल दिया, थोड़ा सा उसमें HCl डाला, थोड़ा सा एसिड डाला। तो उसके बाद जिंक क्या करेगा? क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है इस मेटल एक्टिविटी सीरीज में। इस मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन मेटल नहीं है फिर भी रखा गया है। ठीक, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो HCl जो होता है उसमें क्या होता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव घुला हुआ होगा और Cl नेगेटिव घुला हुआ होगा। ये क्या करेगा? जिंक जो है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn पॉजिटिव बना लेगा। ठीक, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। हाँ, तो 2 हाइड्रोजन H पॉजिटिव गेन करेंगे और 2 हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे और वो दोनों एटम्स कंबाइन करके हाइड्रोजन की गैस बना लेंगे। ठीक, और ZnCl2 बन जाएगा। ठीक, अब वही हाइड्रोजन यहाँ से कलेक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर करके। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, हाइड्रोजन की गैस यहाँ से निकल जाएगी। अब ये याद रखना कि जो थिसल फनल है इसको थोड़ा ज़्यादा डिप करके रखना। ज़्यादा इसलिए कि जब हाइड्रोजन गैस निकले तो सिर्फ यहाँ से निकले, ऐसा ना हो कि यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हमने एक तरीका देखा कि जिंक को जब हमने HCl के साथ मिलाया तो ZnCl2 बना और H2 बना। ZnCl नहीं बना, ZnCl2 इसलिए क्योंकि जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा। जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर 2 पॉजिटिव ही क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं।
ठीक है, 4s2 बनती है इनकी जाके लास्ट में। ज़्यादातर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज़ कर देते हैं और Zn+2 बना लेगा। तो अगर एक Zn+2 है तो उस पर कितने Cl लगेंगे, Cl नेगेटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो उस पर 2 Cl लग जाएंगे, तो बन जाएगा ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड तक तो हमें बात समझ में आती है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअल में होती कैसे रिएक्शन। ये HCl एसिड है जिसमें हमने जिंक डाला। अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है। ये छोटे छोटे जो बुलबुले तुम्हें ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है। ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। इसको एफरवेसेंस भी बोलते हैं, इन बुलबुलों के बनने को, इन बबल्स के बनने को एफरवेसेंस ही बोलते हैं, इनके ऊपर जाने को, ठीक है। तो HCl में जब जिंक डाला तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब यही जिंक अगर तुम पानी में डालते तो कुछ भी नहीं होता। तुमने घर में जिंक देखा ही होगा, कहीं ना कहीं जिंक होगा, देख लेना, पानी में डालना, कुछ नहीं होगा। पर अगर उसे HCl में डाला जाएगा तो रिएक्शन होगी, ठीक, और गैस निकल रही है और ये धीरे धीरे डिजॉल्व होता जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम को डालते हैं तो देखो रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, जिंक नीचे आ रहा है मेटल एक्टिविटी सीरीज में। तो मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, जिंक नीचे आ रहा है, दोनों HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों Cl2 बना रहे हैं। ये ZnCl2 बना रहा है और ये MgCl2 बना रहा है। बट मैग्नीशियम फास्ट रिएक्शन कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिंक से ऊपर आ रहा है, ठीक। दोनों में हाइड्रोजन गैस बनेगी पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बदल जाएगा आपका, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब एसिड में डाला, ये सॉरी यहाँ पे जिंक नहीं है, यहाँ पे Mg है, ठीक, तो MgCl2 और H2 बन जाएगा, ठीक। अब 2 पॉइंट हैं जहाँ पर सवाल आ सकता है अगर थोड़े अच्छे लेवल का सवाल आया। पहला ये कि नाइट्रिक एसिड, वो भी एक एसिड होता है, HNO3, ये भी डिकम्पोज हो सकता है कैसे, H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव में एसिड होता है ना, H पॉजिटिव देगा। तो नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ या किसी के भी साथ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए? उसका एक रीज़न, नाइट्रिक एसिड जब डिकम्पोज होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो बहुत सारे होते हैं। नाइट्रिक एसिड जब डिकम्पोज होता है तो वाटर का मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन दे देता है, और ये ऑक्सीजन नेसेंट होती है। नेसेंट का मतलब ये है अभी अभी ये ऑक्सीजन बनी है, इसका मतलब ये एटॉमिक स्टेट में है, रेडिकल है। और कोई भी एटम या रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, जो हाइड्रोजन गैस निकली है उस हाइड्रोजन गैस के साथ फौरन कंबाइन करेगी और H2O बना लेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस का भी ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए जवाब, तो एक लाइन में यह है कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये हाइड्रोजन गैस का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे मेटल्स के साथ ट्राई करके देखा गया तो 2 मेटल ऐसे मिले, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज। ये 2 मेटल ऐसे मिले जिनके साथ अगर आप नाइट्रिक एसिड का यूज़ करोगे, HNO3 का, बट ये ध्यान रखना कि वो डाइल्यूट हो बहुत ज़्यादा, वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तब जाके कहीं ऐसा होगा कि वो डिकम्पोज होने के बजाय अपना पूरा का पूरा H+ देता रहेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती रहेगी और उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अगर बहुत डाइल्यूट है और मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम इनका आप इस्तेमाल कर रहे हो तब, अदरवाइज नहीं। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सर आप बाकी सारे एग्जाम्पल दे रहे थे कि लेड को डाल रहे थे, मैग्नीशियम को डाल रहे थे एसिड में, आयरन को एसिड में डाल रहे थे, तो आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा, सॉरी आपने ये क्यों नहीं बताया कि जो लेड है उसको भी तो एसिड में डाला जा सकता है ना। अगर लेड आप देखोगे तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो लेड होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, ठीक, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो लेड को अगर आप HCl में डालोगे तो जैसे ही HCl में लेड को डालोगे तो लेड का, जैसे ये HCl है, ठीक, भरा हुआ इसमें आपने लेड का एक पीस डाल दिया, ये क्या है, लेड का पीस आपने इसमें डाला तो बनेगा PbCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसा हो रहा था, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअल में होता है। बट ये जो PbCl2 बनता है, या फिर लेड को अगर आप H2SO4 में डालोगे मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में, तो बनेगा लेड का सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ये बनते हैं। बट जैसे हम देखते हैं कि MgCl2, ZnCl2, तुमने नमक देखा है, नमक क्या होता है, NaCl,
नमक क्या होता है? NaCl। नमक को पानी में कभी घोला है? तो नमक के जो आयंस होते हैं ना, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो सॉल्यूशन में तैरते रहते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो तैरते रहते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसलिए वो कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, तो वो घुल जाते हैं। बट MgCl2 और ZnCl2 वो भी यही करते हैं, घुले रहते हैं। बट जो PbCl2 है या PbSO4 है, ठीक है, लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये होते हैं इनसॉल्युबल। तो जो आपका ये पीस है ना मेटल का, जो आपने लेड डाला, उस लेड के सरफेस के ऊपर PbCl2 जमा हो जाएगा। ये PbCl2 जमा हो गया। जैसे ही PbCl2 पूरे सरफेस को कवर कर लेगा, जैसे पूरे सरफेस को PbCl2 कवर कर लेगा, अब लेड के साथ सॉल्यूशन की कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, अब रिएक्शन रुक जाएगी। तो रिएक्शन पल भर के लिए होगी, PbCl2 बनेगा या PbSO4 बनेगा, और ये दोनों के दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड PPT में रहते हैं, घुलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसके लिए लेड को यूज़ नहीं किया जाता है, फर्स्ट, एंड सेकंड नाइट्रिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चे। अब देख लेते हैं एसिड के साथ साथ बेस। अल्कली मतलब बेस, बेस वो जो OH माइनस दे, ठीक, बेस वो जो OH माइनस दे सॉल्यूशन के अंदर, और अल्कली वो जिसमें OH माइनस हो, ठीक। अल्कली क्या है? KOH भी अल्कली है, NaOH भी अल्कली है, ठीक है, ये सब अल्कली है। अब बात ये आती है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं, कुछ मेटल्स जो कि अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक। जिंक जो है, जब जिंक के किसी टुकड़े को आप NaOH में डालते हो, जब जिंक के किसी पीस को आप NaOH में डालते हो, ठीक, या फिर सॉरी, जिंक लिया आपने, उस पर थोड़ा पानी डाला, थोड़ा सा NaOH ऊपर से आपने टपकाया, ठीक है, ड्रिपर ले लिया, थोड़ा सा NaOH डाला, तब क्या होता है? ZnOH होल ट्वाइस बनता है, जो कि एक PPT होता है, जो कि एक PPT होता है, ठीक है। बट ये PPT जो है, अगर NaOH की मात्रा आप बढ़ाते चले जाओ, अगर आप NaOH की मात्रा मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते हुए चले जाओ, अगर आप और NaOH डाल दो, NaOH कर दो एक्सेस में, बहुत ज़्यादा, ठीक, NaOH कर दो एक्सेस में, मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, और थोड़ा हॉट, थोड़ा मतलब हीट करो, थोड़े बॉन्ड्स को तोड़ो ताकि कुछ बने। जैसे ही आप एक्सेस में डालोगे तो ये ZnOH होल ट्वाइस की फॉर्म में, PPT की फॉर्म में नहीं रहता है, और ये एक सॉल्ट बना लेता है, और उस सॉल्ट का नाम होगा सोडियम जिंकेट, ठीक, सॉल्ट बना लेता है। और सॉल्ट हमें पता है सोडियम जिंकेट कि वो घुला हुआ रहता है। सॉल्ट की डेफिनेशन ही यही होती है कि सॉल्ट जो होते हैं कटायन एनायन से बने होते हैं, और कटायन एनायंस जो होते हैं वो पानी में जाते हैं तो वो घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो वो तो घुल जाएगा, सोडियम जिंकेट। तो Na2ZnO2 इसका फॉर्मूला है, ये आपका घुले हुआ रहता है, ठीक है। द सेम गोज विद लेड। लेड के साथ भी यही है कि एसिड में डाल रहे थे तो हमें सही से हिसाब किताब नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि PbCl2 और PbSO4 दोनों के दोनों क्या थे? दोनों के दोनों थे हमारे इनसॉल्युबल। पर लेड को जब NaOH में डाला या NaOH को लेड में डाला तो बना हमारा सोडियम प्लम्बाइट। ये सोडियम जिंकेट है और ये सोडियम प्लम्बाइट है। प्लम्बेट मत लिख कर चले आना, ठीक है, सोडियम प्लम्बाइट, ठीक। ये इसलिए क्योंकि जो लेड है वो एक और वैलेंसी शो करेगा, वो +4 की भी शो करता है, ठीक है ना, तो वो सोडियम प्लम्बेट बनता है अगर +4 शो कर देता है। पर ये Na2PbO2 बनता है तो सोडियम प्लम्बाइट, और जो रिलीज होती है वो हाइड्रोजन गैस। ध्यान दो इस चीज़ पे कि मेटल्स को जब एसिड में डाल रहे हो तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और मेटल्स को अगर तुम बेस में डाल रहे हो तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो 3 स्पेशल मेटल्स हैं जिनको आप एसिड में डालते हो, बेस में डालते हो, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक। एक तो उसमें से ऐसा है बेचारा जो एसिड में नहीं डाला जा सकता, जिंक को एसिड में डालोगे तो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और एक और है जो कि एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे नहीं है, एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम को भी आप NaOH में डालोगे तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। लेड का स्पेशल केस था तो बता दिया हमने आपको। ये मेटल की एक्टिविटी की बहुत लंबी सी एक सीरीज़ है, मेटल एक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं इसको। इसमें सारे मेटल्स अरेंज किए गए हैं कौन कितना रिएक्टिव है। तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ऊपर है वो किससे करते हैं? वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। जो थोड़े कम रिएक्टिव है, यहाँ मैग्नीशियम से स्टार्ट हो रहा है, मैग्नीशियम से लेकर ये पोटेशियम से लेकर कैल्शियम तक खत्म हो गए।
अब मैग्नीशियम से लेके लेड तक ये ऐसे हैं जो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक। लेड करता है रिएक्ट, लेकिन लेड कोटिंग बना लेता है, इसलिए रिएक्शन बीच में रुक जाती है। और हाइड्रोजन के बाद वाले जो हैं ये इतने कम रिएक्टिव हैं, इतने कम रिएक्टिव हैं कि ये एसिड्स वगैरह से रिएक्ट करते ही नहीं हैं। तो हमें ले दे के एक चीज़ पता चली इस पूरी सीरीज़ को देख के कि कोई भी एलिमेंट अगर हायर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो वो डिस्प्लेस कर देता है उस एलिमेंट को जो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आ रहा है। जैसे जिंक हायर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ZnCl2 बना लेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक। लेकिन उसी केस में अगर गोल्ड है, गोल्ड को तुम डालोगे, गोल्ड का सिंबल Au होता है, गोल्ड को अगर तुम डालोगे एसिड में तो क्या AuCl कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये बेसिक्स हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज के। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्लास 12 में पढ़ोगे आराम से बैठ के, ठीक है। अभी जान लो कि बस इतना होता है, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और वो मेटल एक्टिविटी सीरीज़ है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 90% सेम है दोनों, 10-5% का डिफरेंस है। तो हमारी बुक में मतलब 10th क्लास में सलीना में और आपके स्कूल में जो चलती है उसमें यही दी रखी है, ठीक है। मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के नाम पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल है, ठीक। इसको रटने का कोई निमोनिक वगैरह बना लिया है कि नहीं बनाया आप लोगों ने, ये बताइए। क्या इसको याद करा है आपने, किसी तरीके से याद किया है, किसी तरीके से डायरेक्ट याद है? मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक तुम्हें हमेशा वो एक झोल मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैल्शियम यहाँ पे आएगा और मेटल एक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम नीचे, सोडियम ऊपर, ठीक। बाकी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेंगे, बस यही एक डिफरेंस है, यहीं काट के यहीं ठीक कर देते हैं हम, ऊपर Na कर देते हैं, नीचे कैल्शियम कर देते हैं, ठीक है। बाकी बता दीजिए जिससे आसानी हो जाए एक्टिविटी सीरीज को। चलो अभी बनाते हैं, हाँ बनाते हैं, हमने कहीं बनाया था, किसी क्लास में बताया भी था, याद करने दो हमें हमने क्या बनाया था। सुनो, अच्छा जैसे हम लोगों ने ये क्लास कर ली और फिर तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए तो फिर करेंगे छोटी सी पार्टी। उस पार्टी में क्या करेंगे, स्कूल आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो स्कूल आएंगे तो कुछ मंगा लेंगे, क्या मंगा लें, लिम्का मंगा लें, ठीक है। लिम्का मंगा, अच्छा थम्सअप चाहिए, थम्सअप चाहिए, ड्यू भी चाहिए, डर के आगे जीत है, ठीक है। ओके ओके ओके, तुम्हें पता है ना वो सस्ती हो गई है कोका कोला। सोडा मंगा लेते हैं, अब कोई है जिसे कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पीनी, उसके लिए सोडा मंगा लेते हैं, ठीक। चलो सोडा नहीं मंगाता है, जो जो तुम बोलोगे वही मंगा देंगे, सब कुछ मंगवा देते हैं। तो चलो सब कुछ मंगवा देते हैं, तो लिम्का भी मंगवा देते हैं, सोडा भी मंगवा देते हैं, ठीक है, कोला भी मंगवा देते हैं, लिम्का कोला सोडा। अब खाने के लिए क्या मंगवाएं? देखो मुझे फ्रूट्स में मैंगो पसंद है, भले ही सर्दियाँ हैं लेकिन मुझे तो मैंगो अच्छे लगते हैं, मैं तो खाऊंगा, ठीक है। तुम लोगों के लिए चिप्स वगैरह मंगवा दें, आलू के चिप्स। तो लिम्का कोला सोडा मैंगो आलू, बोलो बोलो मेरे साथ, लिम्का सोडा कोला मैंगो आलू। यहाँ मान लो कि लिथियम है कहीं ऊपर जो कि लिखा हुआ नहीं था, लिथियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, यहाँ तक हो गए, लिम्का कोला सोडा मैंगो आलू, ठीक है। ये बात याद रखना कि जहाँ से मैग्नीशियम स्टार्ट होता है वहाँ से पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे, या तो बहुत बॉईल करो वाटर को या फिर स्टीम पास करो, ठीक है, या फिर एसिड में डाल दो। तो लिम्का कोला सोडा मैंगो आलू, लिम्का से क्या आएगा, लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इतना याद हुए? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, डिलीट करने वाले, ठीक ठीक, फिर से लिख देंगे, बाद में लिख देंगे, लिम्का कोला सोडा मैंगो आलू। अब क्या हुआ कि हम आए तुम्हारे स्कूल में, स्कूल की बिल्डिंग के पीछे निकल आया सांप, ठीक है। तो हमने कहा सांप को हम मार देंगे, कैसे मारेंगे, कुछ चाहिए होगा मारने के लिए, क्या चाहिए होगा, कोई वेपन चाहिए होगा चाकू, तो चाकू किससे बनता है, आयरन से। तो हम कहेंगे बच्चों जरा आयरन निकालो,
ज़रा आयरन निकालो, तुम्हारे स्कूल में कहीं होगा, ज़रा आयरन निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि सांप है। ज़रा आयरन निकालो, सांप है। अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, पार्टी हो गई बर्बाद, आ गया सांप। जिंक, आयरन, निकल, एसएन, पीबी और हाइड्रोजन, ये पूरी सीरीज चल रही है तुम्हारी, जो कि तुम्हारे लेवल पे भी है भी नहीं, फिर भी एक दो हैं एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, पढ़ लो। ठीक है, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ज़रा आयरन निकालो, सांप है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन पढ़ लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डिलीट करने वाले हैं। ले लिया? यस सर। ठीक है, अब आयरन निकाल लिया, सांप को मार दिया, सब बर्बाद पार्टी। अब चलेंगे बाहर हम लोग, ठीक है, हजरतगंज जाएंगे। हजरतगंज जाके क्या खाएंगे? क्या पसंद है तुम्हें? पार्टी बर्बाद हो गई लेकिन बाहर जाके कुछ खाना पीना हम लोग को। देखो हम तो खाएंगे, अरे स्टारबक्स छोड़ो, ये खाओ अपना इंडिया का बेस्ट। क्या है ये? चाप, सोया चाप, चाप। तो सांप है, वो सब तो कहानी सब हो गई थी। सांप वाप है, सांप वाप भाग गए, हम लोग डर के मारे, हम लोग मार वार नहीं पाए सांप को, हम लोग भाग गए। हम लोग अब जाएंगे हजरतगंज, हजरतगंज जाके चाप खाएंगे। कॉपर, HG, AG, AU और PT। जो सबसे महंगा, वो क्यों? क्योंकि वो सबसे कम रिएक्टिव, उस पर कभी जंक नहीं लगता। वो सबसे नीचे, जैसे प्लैटिनम। जो उससे थोड़ा सस्ता, गोल्ड, वो उससे ऊपर। जो उससे सस्ता, वो उससे ऊपर। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, कॉपर और HG, ये किसके नीचे आएंगे? हाइड्रोजन के नीचे। ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, मतलब ये एसिड में डालोगे तो घुलेंगे नहीं। हाइड्रोजन का H पॉजिटिव को नहीं बना पाएंगे न्यूट्रल, और ना ही अपने आप को कैटायन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक, तो ये एक तरीका था, जुगाड़ थी, जो हमने देखा कि मेटल एक्टिविटी सीरीज को पढ़ने की। अब मेटल एक्टिविटी सीरीज को फिर से देख लेंगे। इस सीरीज को इतना डिटेल में याद करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमने पढ़ा दिया मोर देन इनफ है। इसमें क्या होगा कि तुमसे अगर ये क्वेश्चन आ गया, तुमसे क्वेश्चन आ गया कि FeCl3 है, FeCl3 को क्या हम निकल के वेसल में रख सकते हैं? बताओ। अब ये क्वेश्चन आ गया, FeCl3 को निकल के वेसल में रख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। आयरन, तो ये सीरीज अगर याद रहेगी थोड़ा इजी रहेगा, सीरीज सामने लिखी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत टफ क्वेश्चन आया तो सीरीज नहीं बताएंगे, आसान आया तो हो सकता है साइड में सीरीज लिख दें। ठीक है, आजकल तो लिखते ही नहीं है सीरीज साइड में। तो इस तरीके से इसका सवाल हमारा बन जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन को बनाने के कुछ तरीके चल रहे हैं, उसी पर रहते हैं हम। तो भटक के जहाँ चले गए थे हम लोग दूसरे चैप्टर में। हाइड्रोजन को बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, लेकिन आप ये याद रखो कि जो आपका वाटर है वो कैसा होना चाहिए? डिस्टिल्ड, प्योर या नहीं होना चाहिए प्योर? हाँ, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी ही नहीं। हमने हमने बकेट में पानी भरा, डिस्टिल्ड वाटर, हमने उसमें उंगली डाल दी, इधर वायर डाला, हमें करंट ही नहीं लगा। हमें कहा अरे बच कैसे गए? तो पता चला कि उसमें किसी ने आके नमक डाला और हम चले गए। तो अगर आप उसमें कोई ऐसा चीज़ डाल देते हो जिससे कुछ आयंस बन जाए, तो आयंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक, पानी में क्या किया जाए? पानी में अगर आप थोड़ा सा H+ डाल दो, मतलब H+ क्या डालोगे आप? HCl डालोगे या H2SO4 डालोगे, तो वो पानी में क्या होगा कि H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। उससे होता क्या है कि पानी के खुद के जो आयंस होते हैं ना, वो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटे रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक, तो नंबर ऑफ आयंस बेसिकली बढ़ जाते हैं। पानी के खुद के आयंस भी होते हैं H+, OH-। ठीक, अब होता क्या है, क्या तुम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस आती है कि नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? आती सबको है, कह दोगे नो कि पढ़ाओ सर आराम से आप, चलो 5 मिनट ये भी खाइए। ठीक है, एक बैटरी ली और उस बैटरी से वायर कनेक्ट करे और उन वायर्स को आपस में बल्ब लगा, यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब 2 मेटल की प्लेट्स ली जो कि कनेक्ट करी और वो पानी में डिप कर दी, और हमने सोचा कि क्या पानी से बिजली जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं हुई, कंडक्टिविटी कोई नहीं हुई। किससे? पानी से। अब इस पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाला, कंडक्टिविटी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने Na पॉजिटिव डाला है और Cl निगेटिव डाला है, कटायंस हैं और अनायंस हैं। जब भी पानी में कटायंस अनायंस आप डालते हो, कंडक्टिविटी शुरू हो जाती है, ऐसा देखा गया इन जनरल। अब पानी में हमने डाला थोड़ा सा एसिड, मान लो HCl डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अब होगा क्या, ये देखो, होगा ये कि पानी में H+ और OH- का कंसंट्रेशन जो पहले से था वो बढ़ जाएगा, H+ OH- ज़्यादा टूट जाएंगे। ठीक, अब
बैटरी की एक प्लेट होती है नेगेटिव और एक प्लेट होती है पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट जिधर लगी हुई है अभी तक के लिए ये समझ लो कि उसको बोल रहे हैं हम कैथोड। कुछ नाम रखना था तो इसका नाम रख दिया कैथोड। जहाँ पॉजिटिव प्लेट लगी है उसका नाम रख दिया एनोड। ठीक, अब ये जो नेगेटिव प्लेट है और जो पॉजिटिव प्लेट है करेंगे क्या, खेल क्या होने वाला है ये समझो। नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी जो भी इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला कोई इसे मिल जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाला इसे कौन मिलेगा, H+। तो H+ आएगा, H+ आएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव प्लेट पे आके क्या करेगा कि H+ जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगी, कौन, नेगेटिव प्लेट, क्योंकि इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और H+ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल। ऐसे हाइड्रोजन के जब दो फ्री रेडिकल तैयार होंगे, एक पल में तैयार हो जाएंगे, तब बनेगा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। और वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 गैस की फॉर्म में, H2 गैस की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से लिबरेट होगी तुम्हारी H2 गैस। ठीक, अब हम देखेंगे कि अनायन कौन कौन से हैं। हम देखेंगे कि अनायन कौन कौन से हैं। अब मान लो कि तुमने HCl डाला तो Cl नेगेटिव भी है और पानी का खुद का जो आयन होता है OH- भी है। ठीक, या फिर तुमने सल्फेट डाला, H2SO4 डाला तो OH- भी है और पानी का खुद का OH- भी है और Cl नेगेटिव भी है। होता क्या है कि जैसे प्योरिटी होती है ना मेटल की कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहना चाहेगा कौन कम, ऐसी आयंस का भी रहता है कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा कौन इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक, तो इसका छोटा सा एक लॉजिक है, देख लेते हैं। इसका छोटा सा लॉजिक है वो देख लेते हैं। जैसे F- है सॉल्यूशन में, Cl- है, Br- है, I- है। अगर ये सॉल्यूशन में चारों पड़े हैं तो एनोड के पास मतलब पॉजिटिव प्लेट जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको जाके इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, F- करेगा, Cl- करेगा, Br- करेगा या I- करेगा, बताओ किसी को पता है? सर ऑल ना, ऑल नहीं, सब में कंपटीशन होगा। सब में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन में अगर चार हो तब भी एक ही करेगा। कौन करेगा, जो एनायन, अरे बहुत बहुत फंडा अपना आराम से रखते हैं, चिल रखते हैं, रिएक्टिविटी के चक्कर में नहीं जाते हैं, बहुत चिल रखते हैं। समझो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जिसकी, वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है या नहीं होती है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा दूर है वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना। जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन थोड़ी लूज करेगा। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आयोडीन। इसका मतलब आयोडीन जो है वो आसानी से चला जाएगा एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, I2। वैसे ही Br2, Cl2, F2। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सिलेक्शन होता है कि कौन सा एनायन जाएगा और कौन सा एनायन कितनी जल्दी जाके आपका एनायन जो है वो आपका डिस्चार्ज होगा, मतलब अपना चार्ज दे देगा। किसको दे देगा अपना चार्ज, इस पॉजिटिव प्लेट को जिसको हमने बोला था एनोड। ठीक है, इसी सीरीज में जो OH- होता है वो सबसे नीचे होता है। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन में अगर OH- है तो सबसे पहले OH- जाएगा। हमने डाला था HCl, अब समझो बात को, हमने HCl डाला था तो H पॉजिटिव तो चला गया था कैथोड की तरफ, लेकिन एनोड की तरफ Cl नेगेटिव ना जाके OH- जाएगा। जब ये OH- जाता है एनोड की तरफ तो OH- अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को। जब OH- अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा तो OH का बन जाएगा एक फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल है, ऐसे दो फ्री रेडिकल जब OH के बनेंगे आपस में तो ये आपस में क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन गैस और H2O। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे लिबरेट होती है एनोड की तरफ। ठीक, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है एनोड की तरफ। ठीक है, अब वाटर जो है उसको तोड़ो, जैसे H2O है। ठीक है, क्या है H2O, दो मॉलिक्यूल ले लो H2O के, उन्हें तुमने तोड़ा तो क्या होगा, दो H2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक। जब इस रिएक्शन को लिखा जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि 2 मोल H2O ले लोगे तो 2 मोल H2 मिलेंगे और 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगी। और मोल अवोगाड्रो का कॉन्सेप्ट आई होप तुम्हारा क्लियर होगा। इसका मतलब यह है कि 2 वॉल्यूम अगर तुम H2 के लोगे तो 2 वॉल्यूम H2 मिलेगी और 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है, सॉरी 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि अगर 2 लीटर तुम्हें यहाँ पे 2 लीटर यहाँ पे H2 मिलेगी तो 1 लीटर O2 मिलेगी। ये इसका रेशियो रहेगा हमेशा, क्योंकि रिएक्शन कैसी आ रही है, रिएक्शन आ रही है 2H2 + O2। तो पानी ही टूट के तो H2 और O2 बना रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में, पानी ही टूट के बना रहा है। तो 2 लीटर पानी के वेपर्स अगर टूट रहे हैं और 2 लीटर H2 बन रही है तो 1 लीटर O2 बनेगी। ठीक, ये है इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा। इसमें तुम्हें प्योर हाइड्रोजन मिल जाएगी, ज़्यादा कोई इसमें दूसरा केमिकल या दूसरा कोई गैस वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बस इतना ही था, बहुत ही छोटा सा था इलेक्ट्रोलाइसिस तुम्हारे में। आगे बढ़ते हैं।
अब हम लैब प्रिपरेशन देख लेते हैं। आज तो यहीं तक हमारा खत्म हो जाएगा लैब प्रिपरेशन में। लैब प्रिपरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि मेटल को डाइल्यूट एसिड में डालना होगा। वो मेटल जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर सोडियम को डाल दें, बहुत खतरनाक रिएक्शन होगी, बहुत तेज़ रिएक्शन होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ब्लास्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। वो तो पानी से इतना एक्सप्लोसिव कर रहे थे, तो एसिड के साथ तो पता नहीं कितना एक्सप्लोसिव करेंगे। हाँ ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई जिंक विद एक्वस अल्कली। अब जिंक जो है उसको एसिड के साथ डालो तब भी H2 बन जाएगा, और जिंक को जब OH NaOH के साथ डाला तब भी तुम्हारा हाइड्रोजन बन गया। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले वुल्फ बॉटल लो। वुल्फ बॉटल वो बॉटल होती है जिसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक। एक से सामान डालो, दूसरे से गैस वैस निकाल लो, ठीक। एक से एसिड डालो, दूसरे से गैस निकालो, ठीक। इस पूरे को अरेंज करेंगे हम। अपरेटस को अपनी टीचर से बोलना कि अरेंज कर दें, लिखा है मैंने, ठीक है। तो ग्रेन्स जो है जिंक के कुछ डाल देना वुल्फ बॉटल में, उसमें पानी डाल देना, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा एसिड डाल देना। एसिड डाइल्यूट रखना, कंसनट्रेटेड मत रखना, ठीक है। रिएक्शन थोड़ी तुम्हारी सही चलनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और तुम्हारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो HCl यूज़ करेंगे। HCl को थिसल, जैसे ये वुल्फ बॉटल है, तो कैसे आई वुल्फ बॉटल? देखो ये वुल्फ बॉटल है, यहाँ पे 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक। उसके बाद थिसल फनल को लगाया। थिसल फनल ऐसा लगाएं कि वो डिप कर जाए पानी के अंदर, ऐसा ना हो कि डिप ना करे, डिप कर जाए, वरना हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो सकती है, ठीक। फिर ये बिहाइव शेल्फ है, ठीक है। इसमें एक इन्वर्टेड जार रखा हुआ है जहाँ पे हम अपनी गैस को कलेक्ट करेंगे। इस बिहाइव शेल्फ में भी पानी भरा हुआ है, ठीक। ये डिलीवरी ट्यूब लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पे जिंक के ग्रेन्स हैं जो हमने डाल दिए। जिंक के ग्रेन्स डालने के बाद में HCl मतलब एसिड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड का कंसंट्रेशन तैयार हो रहा है। पहले से पानी था। फिर ये रिएक्शन होगी जिंक की HCl के साथ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक। कैसे रिएक्शन हो रही है? जिंक प्लस HCl, 2 मॉलिक्यूल चले जाएंगे इसके, या 2 मोल चले जाएंगे, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ इंप्योरिटीज आती हैं, और वो इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं? आर्सिन ASH3, फॉस्फीन PH3। ऐसी इंप्योरिटीज आर्सिन और फॉस्फीन, इनको इस गैस को जब टोटल गैस जो तुम्हारे पास H2 गैस आई, इसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज होंगी, गैसियस फॉर्म में ही होंगी। उसको तुम फर्दर पास कराओगे एक सॉल्यूशन के साथ, AgNO3 के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ तुमने AgNO3 भर दिया, AgNO3 का सॉल्यूशन भर दिया, यहाँ से तुमने गैस पास करा दी जो कि इम्प्योर है, तो यहाँ से तुम्हें प्योर गैस मिल जाएगी। तो उस प्योरिटी में क्या होगा? उस प्योरिटी में 2 चीज़ें हैं, 2 इम्प्योरिटीज़ हैं, वो साफ हो जाएंगी। कौन कौन सी? आर्सिन और फॉस्फीन। किसके साथ? AgNO3 के साथ। अच्छा, H2S जो है वो भी एक इम्प्योरिटी है, पर H2S के लिए तुम्हें इसे पास कराना पड़ेगा लेड से। क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा गैलीना का नाम कई बार आता होगा, PBS बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आप लेड के सॉल्यूशन से इसे पास कराओगे, लेड नाइट्रेट, हाँ एलिना इज ओर ऑफ लेड, ये साफ सुथरा ओर कर लो, कंसनट्रेटेड फॉर्म में कर लो, उसका जो फॉर्मूला होता है PBS, तो PBS जो है ये बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। और जो PbNO3 था ये लिक्विड फॉर्म में था, तो ये एक्वस था, घुला हुआ था। तो जब इसमें से H2S पास करोगे तो PBS सेटल होने लगेगा, PBS अलग हो जाएगा, और जो बच जाएगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो 3 अलग अलग इंप्योरिटीज, उसके 3 अलग अलग तुम्हें मेथड्स हैं। पहले आर्सिन फॉस्फीन के लिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, H2S के लिए लेड नाइट्रेट क्योंकि PBS बन जाएगा, और बाकी जो छोटी मोटी गैसेस हैं, कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके लिए बहुत सिंपल है कि तुम KOH का सॉल्यूशन ले लो, मतलब अल्कली का सॉल्यूशन ले लो। अल्कली का सॉल्यूशन करेगा क्या? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं CO2 का, जैसे KOH है, ठीक। अब आपको पता है कि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बताओ? एसिडिक की बेसिक? नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक, ठीक। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, और ये क्या है? बेस। अब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर, तो K2CO3 और H2। अब ये जो K2CO3 है ये सॉल्यूशन में घुल गया, और ये भी पानी है, घुला हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो गैस थी वो तुमने सॉल्यूशन में घोल ली। गैस अगर सॉल्यूशन में घुल गई तो जो बच जाएगी वो कौन सी होगी? जो गैस नहीं घुल रही है, एंड दैट वुड बी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये CO2, SO2, NO2 ये सब घुल जाएंगे, ये भी घुल जाएंगे, ये भी घुल जाएंगे, ये भी घुल जाएंगे, इन सब के सॉल्ट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड हैं जो कि होते हैं एसिडिक। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे NaO2, जैसे सोडियम है Na2O।
तो सोडियम क्या है, ये है मेटल का ऑक्साइड। ठीक, मेटल के ऑक्साइड को अगर तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा, NaOH बना लेगा। क्या बना लेगा, NaOH। क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, ये अल्कली ही बनाएगा, इसे अल्कली नहीं बोलेंगे। OH आ गया ना, इसे अल्कली बोलेंगे। ठीक, तो बेसिक नेचर का है, अल्कली बनाएगा। तो याद रखना कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है बच्चों, छोटा सा MCQ देखते हैं कि लैब मेथड में हमने कौन सा मेटल लिया था हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था या हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव था। ऑब्वियसली जो मोर है वो कैटायनिक फॉर्म में रहना चाहेगा, अपना कैटायन बना लेगा और बाकी वाले अपना एनायन बना लेंगे। ठीक है, मतलब अब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, तो आंसर वुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, लैब मेथड में जब डाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जाती है तो एसिड से भी कर सकते हैं और अल्कली से भी कर सकते हैं, या दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, जिंक का देखा था, सोडियम जिंकेट और सोडियम जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये एग्जांपल देखिए एसिड के और अल्कली के। ठीक है, अब इसके बाद आता है बॉश प्रोसेस। हमारे क्लास की टाइम ओवर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास लेंगे आपका तो बॉश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।